एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है यानी केंद्रक में। अगर क्रोमोसोम की हम डिफिनेशन लिखें तो क्रोमोसोम होता है इज अ थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल पैकेज फाउंड इन द न्यूक्लियस। यानी जो क्रोमोसोम होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का एक पैकेज फॉर्म होता है जो केंद्रक में पाया जाता है और ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट होता है। सिंगल लाइन में बोलें तो क्रोमोसोम इज अ सेल्फ रेप्लिकेट थ्रेड। ठीक, अब हम इसका जानते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो ई स्ट्रसबर्ग इन 1875 देयर थ्रेड फॉर्म इन सेल डिवीजन। ई स्ट्रसबर्ग ने इसे सेल डिवीजन में देखा था। किस फॉर्म में? थ्रेड फॉर्म में, यानी धागे नुमा संरचना में दिखा था क्रोमोसोम 1875 में। और 1876 में बेल्बियनी ने इसको रॉड लाइक एब्जॉर्ब किया था सेल डिवीजन से पहले के टाइम पे। मतलब जब सेल डिवीजन नहीं हुआ था तब इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है वो रॉड लाइक फॉर्म में है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। 1888 में वॉल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक, और सटर एंड बावेरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम एक हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो क्रोमोसोम साइज हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। किसी में छोटी होती है तो किसी में बड़ी होती है उसकी साइज। पर क्रोमोसोम की साइज, प्लांट में जो क्रोमोसोम होता है वो एनिमल के क्रोमोसोम से बड़ा होता है साइज में, और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो डाइकॉट प्लांट से बड़े होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम शेप के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो 7 पार्ट में डिवाइड होता है। किस बेस पे? सेंट्रोमियर के बेस पे। तो 0 सेंटीमीटर सेंट्रोमियर होता है वो एक क्रोमोसोम के एकदम एंड पे होता है, यानी कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, एकदम एंड पे ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, और मेटासेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर इक्वली डिवाइडेड क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के जो आर्म्स होती हैं वो उसमें ऐसा एडजस्ट होता है कि वो उसको इक्वली डिवाइड करता है। जैसे हमने ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, इसमें जो रहेगा क्रोमोसोम आर्म रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक, एक्रोसेंट्रिक में देखें तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो जो एंड क्रोमोसोम है, वन ऑफ द एंड क्रोमोसोम के क्लोजेस्ट होता है, यानी पास में होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, यानी वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम क्लोजेस्ट। ठीक है, तो क्या मेरा एक्रोसेंट्रोमियर जो एक आर्म के एकदम क्लोज हो, उसके एंड के एकदम क्लोज हो, तब वो है। जो सब मैट्रिक है वो मेटासेंट्रिक की तरह ही होता है, सेंटर में होता है, लेकिन एकदम सेंटर में ना होके कुछ इस तरह होता है। और ये फॉर्म करता है, वन इज longer arm and second is small arm। ठीक, जो एक आर्म होती है उसकी वो लंबी होती है और एक आर्म छोटी होती है, इसलिए इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। बीच में तो होता है लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं करता है। अब आते हैं एसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर 1 है, सेंट्रोमियर की संख्या 1 है, यानी ये सब इसमें देखिए एक ही सेंट्रोमियर है। ठीक, अगर 2 है 2 सेंट्रोमियर, मैनी सेंट्रोमियर,
ठीक है। एसेंट्रिक होगा तो एक सेंट्रोमियर, डाइसेंट्रिक 2 सेंट्रोमियर, पॉलीसेंट्रिक मैनी सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर तो पढ़िए, सेंट्रोमियर है क्या? सेंट्रोमियर होता है किसी एक क्रोमोसोम है उसका केंद्र, जो उसको 2 भाग में डिवाइड करता है, जहां से स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं। सेल डिवीजन में आप देखे होंगे तो उसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर आता है कि इधर क्रोमोसोम है तो ये स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ बाइंड होता है, तो ये जो बाइंड होने की जगह है इसी को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अभी स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे आगे, तो आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में देखें, जनरल व्यू में देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन अगर हम इसे क्योंकि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है बेस्ट स्टडी इन टाइम ऑफ मेटाफेज, ठीक, क्रोमोसोम की जो स्टडी है स्ट्रक्चर की वो मेटाफेज के टाइम पे ही की जा सकती है। उस टाइम पे जो क्रोमोसोम होता है वो एक लेवल पे होता है और इजीली दिख सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो रीजन है प्लेट जैसा पिंक फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं कीटोकोर, काइटोकोर। काइटोकोर किस लिए होता है? काइटोकोर इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, हर क्रोमोसोम में एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आर्म होती है और उसके बीच में सेंट्रोमियर होता है। ये रीजन जो आपका है वो कहता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आर्म है, उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, जिसपे काइटोकोर लगा होता है, जो क्या कहता है स्पाइंडल फाइबर को अटैच करता है। अब ये जो बाकी के आर्म्स हैं ये भी 2 रीजन में बटे होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और जो नीचे का लाइट पार्ट होता है उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब ये लाइट पार्ट एंड कंडेंस पार्ट क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वो बहुत कंडेंस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पतला होता है, यहाँ जाके वो चौड़ा होता है, इसलिए इधर साइड में वो बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। तो इसमें कंडेंस फॉर्म में होता है। और एक बात है लेट रेप्लिकेट होता है, यानी जब जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होता है, जब वो अटैच होता है एक दूसरे से, क्रॉस होता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, तो जो इसका यूक्रोमेटिन रीजन है, आपने देखा होगा जो गुणसूत्र होता है जो रेप्लिकेट स्टार्ट करता है, क्रॉस लिंकिंग होती है उसमें, तो ये गुणसूत्र है कुछ, ये दूसरा गुणसूत्र है, तो ये ऐसे ही क्रॉस करता है। ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, गुणसूत्र ऐसे ही क्रॉस करते हैं, तो जिससे पता चलता है बन जाइए, जिससे पता चल रहा है कि यूक्रोमेटिन जो है, तब टीलोमरेज के पास की जो सीन है वो पहले क्रॉस हो रही है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो पहले क्रॉस नहीं हो रही है, यानी वो पहले रेप्लिकेट नहीं होगी, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन है जो वो लेट क्रोमेटिन है, क्योंकि पहले इधर का रीजन यानी नीचे वाला रीजन, यूक्रोमेटिन वाला रीजन रेप्लिकेट होगा। तो यहाँ पे लिखिए अर्ली रेप्लिकेट और डीकंडेंस। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, जितना बेस स्ट्रक्चर होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं इसके जो और स्ट्रक्चर, जो फॉर्म और आते हैं वो, ये जो गोल राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है
सैटेलाइट होता है। अब सैटेलाइट बना क्यों? सैटेलाइट बडिंग के कारण बनता है। जो क्रोमोसोम आर्म है, इसका जो एक आर्म है वो बडिंग कारण, यानी देखिए यहाँ पे कंडेंस हो गया, फिर एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सेपरेटेड बाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेपरेटेड बाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों का मतलब कहाँ है जो जिससे वो बर्ड बन गया? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है, इस रीजन के कारण ही एक बर्ड बन गया, यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम टर्बाइन भी कहते हैं। ठीक, सैटेलाइट को टर्बाइन भी कहा जाता है, जो किससे सेपरेट होता है? सेपरेटेड बाय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ हुआ? ये हुआ। तो अगर हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में देखें, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इसमें जो होता है, इसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी होता है। ठीक, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है किसमें? इसमें। ठीक, यहीं पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कंटेनिंग द जीन्स which code for ribosomal RNA that induce the formation of न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो जीन है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड होते हैं और न्यूक्लियर के फॉर्मेशन में बूस्टअप देते हैं। ठीक है, अब जानते हैं मेन चीज, इस जो आर्म्स है उसके अंदर है क्या? ये जो फाइबर देख रहे हैं इसको कहते होते हैं, एक आर्म में 2 क्रोमेटिड होते हैं, यानी ये एक क्रोमेटिड है, तो ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक, तो एक आर्म में 2 क्रोमेटिड हुए, यही 2 क्रोमेटिड जब सेल डिवीजन होता है तो हमें इस फॉर्म में दिखते हैं, यानी ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि अंदर हम एक आर्म में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्रोमेटिड रीजन है ये हमें मेटाफेज में जाके दिखता है, प्रोफेज में नहीं दिखता। प्रोफेज में हमें क्यों ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर ही दिखते हैं। ठीक, अभी जो इसका टिप होता है, जो क्रोमोसोम के टिप होते हैं, ये रीजन, जो क्रोमोसोम का टिप होता है इसको हम कहते हैं टीलोमियर। दोनों में ही, इसको इसमें भी होता है, उसको भी टीलोमियर ही कहते हैं, मतलब इसके जो टिप पे हो उसको टीलोमियर कहते हैं। अब आते हैं ये जो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख रहे होंगे और यहाँ पे गोल देख रहे होंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा, और जो बबल्स जैसे स्ट्रक्चर है यानी राउंड फॉर्म है उसको कहते हैं क्रोमोमियर। ठीक, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो सिंगल फॉर्म आपको दिख रहा है ये हमें प्रोफेज टाइम में ही दिखता है, एक थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर दिखता है, धागे नुमा संरचना, वो इसकी होती है। क्रोमोनीमा दिखता है हमें। और अगर क्रोमोमियर जब होता है, जो क्रोमोनीमा जब इकट्ठा हो जाता है कहीं, यानी क्रोमेटिड्स का कहीं गट्ठा बन जाता है, तो वो क्रोमोमियर होता है। इसको एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमोनीमा,
दैट इज कॉल्ड क्रोमोमियर। और क्रोमोनिमा है जो एकदम थिन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थ्रेड रहे एकदम पतला, उसमें कोई भी कंडेंस फॉर्म नहीं हो। तो ये हुई आपकी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम दिखता है, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की भी स्टडी मेटाफेज में ही होती है। ठीक, बेस्ट स्टडी कोई भी क्रोमोसोम हो उसकी स्टडी मेटाफेज में बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वल प्लेट पे होता है। तो यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, गुणसूत्र बनता कैसे, क्या क्या उसमें एलिमेंट होते हैं जो यूज होते हैं गुणसूत्र बनाने के लिए। आर्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मतलब इसको हम और खोल के देखें, यानी और बड़े फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी इसमें खूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिड के। और क्रोमेटिड में ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है छोटे छोटे हैं, ये प्रोटीन है। ठीक, अब ये प्रोटीन कौन से हैं, तो ये प्रोटीन आपको, और हम जो इसके क्रोमेटिड धागे हैं उसको हम खींचें और खींच के थोड़ा बड़ा करें तो हम ये देखिए दिखेगा कि उस प्रोटीन को क्रोमेटिड धागा बांधा हुआ है। क्रोमेटिड आप धागा समझिए, एक धागा है, किसी बॉल को हमने लिया, ये बॉल कैसे बनाऊं मैं, समझिए बॉल है, बॉल में मैंने धागा लपेटा तो कुछ ये फॉर्म है, ये बॉल जैसा प्रोटीन होता है और क्रोमेटिड थ्रेड उसको अपने अंदर लपेटा होता है। तो ये जो है ये प्रोटीन है और ये धागा क्या है, क्रोमेटिड है। ठीक, प्रोटीन कौन सा इसमें होता है, इसमें प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो डिवाइडेड होता है दो भाग में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, मैंने नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन इसलिए कहा है क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, नॉन हिस्टोन और हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप। वो टाइप है H1, H2A, H2B, H2, H3 एंड H4। ये प्रोटीन होते हैं जिसमें H1 लाइसिन रिच होता है, इसमें जो अमीनो एसिड होता है वो लाइसिन रिच होता है और ये दोनों भी लाइसिन रिच ही होते हैं। ठीक, बट जो H3 और H4 है ये आर्जिनाइन रिच होता है। क्रोमोसोम फाइबर है, इसको हम क्रोमोसोम फाइबर कहेंगे। इधर साइड में अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो इसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम फाइबर। ठीक, अगर इसको यहाँ रिप्रेजेंट करा इस जगह पे तो ये क्रोमोसोम फाइबर है, लेकिन जब मैं इसे खोल दिया तो हम इसे क्रोमेटिड बोलेंगे, जो क्रोमेटिड फॉर्म में बन रहा है। तो जानते हैं ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर, लेकिन जो नॉन एसिडिक होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर और नॉन हिस्टोन इज एसिडिक इन नेचर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा हिस्टोन प्रोटीन से अधिक होती है। ठीक, अब ये तो हुआ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका डीएनए। डीएनए का फॉर्म जो है, डीएनए ही एक धागे नुमा संरचना बनाता है जो प्रोटीन में लपटा हुआ होता है। ये प्रोटीन है, ये
प्रोटीन में घूमा होता है और घूम के कंडेंस फॉर्म होके इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, कंडेंस हो जाता है और ये कंडेंस होके इस तरह का गुरसूत बना लेता है। और अगर इसका एक और कंडेंस फॉर्म दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जब डिवाइड नहीं हुआ रहेगा। तो इसका रिवर्स से देखें तो ये ऐसा है, ये ऐसे हुआ, ये फिर ऐसे होगा, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे होगा। ठीक, डीएनए बना। अगर डीएनए की संरचना के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डीएनए की संरचना पढ़ लीजिएगा। डीएनए बेस है जेनेटिक मटेरियल का जिससे क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम बेस नहीं है, डीएनए बेस है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होकर इसको बनाता है क्रोमोसोम को, तब ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अगर डीएनए ना हो तो ये क्रोमोसोम बने ही ना। तो सिंपल फॉर्म में बोलें तो क्रोमोसोम इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, डीएनए और प्रोटीन जब प्लस होते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। अब जानते हैं क्रोमोसोम नंबर के बारे में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये देखिए, ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो नंबर है वो हर स्पीसीज में अलग होते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 2 टाइप के होते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स 2n, हैप्लॉयड मीन्स n। 2n मतलब होता है उसमें 2 होमोलोगस कॉपीज यानी एक जैसी दिखने वाली कॉपी है ईच क्रोमोसोम, यानी हर क्रोमोसोम में एक जैसी दिखने वाली कॉपीज हैं। कॉपीज मैंने बोला तो यानी 2 जोड़े में पाई जा रही हैं, 2 होमोलोगस। तो n रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम नंबर को। जितने क्रोमोसोम नंबर होंगे उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने गुणसूत्र की संख्या हमारे पास आ जाएगी। n इज हैव अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। उसमें जो कॉपीज होती हैं वो सिंगल होती हैं, वो एक ही होती हैं। ठीक, अगर जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 2 है तो हैप्लॉयड में उसका 2 ही संख्या होगी, लेकिन अगर डिप्लॉयड में 2 क्रोमोसोम है तो उसकी 4 हो जाएगी। डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होते हैं वो सोमैटिक सेलों में पाए जाते हैं और हैप्लॉयड क्रोमोसोम गैमेटिक सेल में पाए जाते हैं। अब सोमैटिक सेल और गैमेटिक सेल में डिफरेंट बताओ तो सिंपल लैंग्वेज में ये है, सोमैटिक सेल वो सेल है जो अपनी ही जैसी सेल को बनाती हैं, लेकिन गैमेटिक सेल वो सेल है जो एक दूसरी सेल से मिलकर एक सेल को बनाती हैं। ठीक, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनमें 2n क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम के नंबर दिए गए हैं। एग्जाम में पूछ ली जाते हैं कि इसमें कौन सा क्रोमोसोम है। तो आप इसको तो जानते होंगे, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।